नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। जो अभी लग्न की सीरीज चल रही है उसमें मैंने मेष लगन, वृषभ लगन और मिथुन लगन को कवर कर दिया है। अभी आज जो लगन हम जिस पे बात करेंगे वो है कर्क लगन, कैंसर असेंडेंट। कैंसर असेंडेंट के बारे में डिटेल से बात करने से पहले आपको पहले चंद्रमा को समझना पड़ेगा कि चंद्रमा का रियल मूवमेंट क्या है, चंद्रमा को क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या चंद्रमा फ्लक्चुएशन होता है। चंद्रमा जिस भी घर में होता है उस घर से रिलेटेड आपको हमेशा चाहत होती है और उसी घर से आपके मन की जितनी भी इच्छाएं होती है वो जागती है। कर्क लगन एक इंपॉर्टेंट लगन है बाकी लग्नों की तरह। कर्क लगन वाले 4 नंबर राशि जब पहले घर में आती है लगन कुंडली में, ऐसे लोग आप देखिएगा बहुत मूडी किस्म के होते हैं, क्योंकि इनका बार बार मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ाहटपन होना, कोई भी चीज को मतलब एक बार से ज्यादा पूछ ले तो चिड़चिड़ा के आंसर देना, इनका नेचर होता है। कई लोग ये इससे साइकोपैथी भी मतलब ऐसे लोग जो अब नॉर्मल तरीके से बिहेवियर करते हैं, साइको होते हैं, उनको भी बताते हैं। कर्क लगन उनका भी होता है जो ओवर इमोशनल्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं किसी भी चीज को लेके, वो कर्क लगन वाले होते हैं। इनका मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर घर बदल देता है। तो इसके कारण जो चंद्रमा का जो नेचर है वो कर्क लगन पे पूरा आता है। कर्क लगन में बृहस्पति उच्च का माना जाता है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का माना जाता है। अगर किसी का कर्क लगन हो और बृहस्पति पहले घर में हो तो उच्च का माना जाएगा। कर्क लगन में बृहस्पति उच्च का होने का सबसे मेन रीजन है कि कर्क लगन एक रॉयल राशि है। ये समाज को बैलेंस करने की राशि है, समाज को सबको साथ में लेके ज्ञान विजडम को दे के आगे बढ़ने की राशि है। बृहस्पति इसीलिए वहां उच्च का होता है। बृहस्पति अपने से अष्टम में उच्च का माना जाता है, क्योंकि 9वें घर को नेचुरली बृहस्पति को मिला और वहां से 8वां घर चौथा घर है, तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाता है कर्क लगन, कर्क राशि। बृहस्पति अगर कर्क राशि के पहले घर में हो तो वहां पे बृहस्पति होने से इंसान को सही रास्ते, विश्वास, दूसरों पे विश्वास करना, धर्म के रास्ते पे चलना, सोसाइटी को बैलेंस करना, सोसाइटी में जो अपने कहते हैं स्वाभिमान या रिस्पेक्ट की जो बात है वो हमेशा कर्क लगन वाले करेंगे। अब कर्क लगन का एक नेगेटिव पार्ट ये है कि ये कई बार साइको होने लग जाते हैं। कोई भी चीज को लेके बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करना, काम काम काम, सिर्फ काम के ऊपर फोकस करना, या तो ये मनी माइंडेड होंगे या फिर ये काम को लेके दिक्कत इनको सबसे ज्यादा लगी रहेगी। इनके लिए काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मेन रीजन है कि कर्क लगन वालों के 10वें घर में मेष राशि पड़ती है, और कर्क लगन वालों के मेष राशि होने से इनको काम की एरिया में बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन या काम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए मिलेंगे। मैंने जैसे मेष लगन के बारे में पहले वीडियो में बताया था कि मेष लगन में जब जो मेष राशि होती है वो अचानक फ्लक्चुएट करती है, अचानक जलती है, फिर शांत होती है, फिर जल जाती है। तो कर्क लगन वाले भी अचानक काम पे भयंकर फोकस करने लग जाएंगे, ओवर फोकस करने लग जाएंगे, काम काम काम, और उनको कुछ नहीं सूझता। और वहीं वृषभ राशि 11वें घर में होने से, 11वां घर क्योंकि इनकम एंड फुलफिलमेंट का घर है, कर्क लगन वालों के 11वें घर में वृषभ राशि होने से ये लोग मनी माइंडेड होते हैं, इनको पैसा चाहिए। वृषभ राशि होने से इनका इनकम को कैसे जनरेट किया जाए हमेशा यही लगा रहता है, क्योंकि 11वां घर इनकम को भी रिप्रेजेंट करता है। इनकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये इतने ज्यादा कभी कभी अचानक चुप हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं, या अचानक बहुत बोलने लग जाएंगे। उसका रीजन है कि मिथुन राशि इनके 12वें घर में है। अब मिथुन राशि 12वें घर में होने से क्या होता है कि मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि है, तो ये कभी भी सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते कोई भी चीज को। ये थोड़े दिन उस पर बात करेंगे फिर उसकी बात ही करना बंद कर देंगे, क्योंकि मूडी नेचर होता है, मूड स्विंग करता है, मूडी नेचर होता है। जिससे अच्छा लगा उससे बात किया, जिससे अच्छा लगा उससे बात नहीं किया।
इनका मूडी नेचर होता है। एक एक चीज को आप बार बार पूछोगे तो इनका कम्युनिकेशन लेवल इतना रफ होता है कि ये उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। कर्क लगन में अगर पहले घर में मंगल हो तो नीच का माना जाता है। अब नीच का मंगल का मीनिंग बहुत सीधा सा है, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि नीच का मंगल होता क्या है। कर्क राशि में मंगल होने से नीच का माना जाता है, और लगन में ही मंगल आ जाए, ऐसे लोगों का इमोशनल लेवल बड़ा ही डेंजरस होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा करने लग जाते हैं। ये ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए कर्क राशि इमोशंस की राशि है, और मंगल एक प्रैक्टिकल प्लेनेट है, जो लड़ना है उसको जीतना है, वो आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। कर्क लगन के अंदर अगर मंगल आ गया तो वो उनका इमोशंस इतना हाई हो जाता है अग्रेशन में कि उनको जीतने के अलावा कुछ नहीं दिखता। वो गुस्सा बार बार में गुस्सा करेंगे, बार बार में उनको अनसेटिस्फेक्शन रहेगा कि उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, मैं उससे बदला लूं। ऐसा नेचर कर्क लगन वालों का हमेशा बना रहता है। कर्क लगन के और सिग्निफिकेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये कर्क लगन माँ को मिला है, 4th हाउस मदर को मिला है। मदर जो केयर करती है, बच्चे की देखभाल करती है, न्यूरिशिंग करती है, इमोशनल होती है। कर्क राशि इमोशनल राशि है, तो ये पानी की राशि है, इमोशनल लेवल पे काम करती है। तो ये इस कंडीशन में क्या होता है कि ये लोग केयरिंग भी बहुत होते हैं, अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं। फैमिली को लेके अपनी फैमिली की तारीफ करते हुए मिलेंगे आपको, अपने पिछले जो पीढ़ियां गुजरी है उनकी बातें करते हुए मिलेंगे, हिस्ट्री की बातें करते हुए मिलेंगे, क्योंकि इनके 2nd हाउस में सिंह राशि पड़ती है, और सिंह राशि का मतलब होता है मतलब सूर्य। अब सूर्य, जब सूर्य की बात करते हैं तो इंसान अपने पुरखों की बात बार बार में करेगा, बार बार पुरखों की बात करना या पुरखों के बारे में बताना, अपने इतिहास बताना अपने फैमिली का, और हमेशा अपने सोसाइटी को मेंटेन करना, गाड़ी रखना, घर रखना, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए। लगातार उनके मन में स्टेटस सिंबल के लिए बहुत ज्यादा वो फोकस करते हैं, स्पेशली कर्क लगन वाले। सोसाइटी में उनको ऐसा दिखना है, मेरे को आगे खड़े होकर बात करना है, अपने अपना चेहरा दिखाना है बार बार। ये कर्क लगन वाले हमेशा करते हैं। कर्क लगन के तीसरे घर में पड़ती है कन्या राशि। तीसरा घर होता है सिबलिंग्स का, तीसरा घर होता है पड़ोसी का। देखिए, छठा राशि जहां पे भी इंसान का होता है वहां से लड़ाइयां खड़ी होती है। छठा राशि जहां पे भी होता है वहां पे संघर्ष होता है। छठा राशि जहां पे भी होता है वहां केसेस होते हैं। तो इनके आस पड़ोस में या तो एक ऐसी जगह रहेंगे जहां उनका खुद का घर हो। अगर ये ऐसी जगह रह लेते हैं जहां फ्लैट हो, तो आस पड़ोस वाले से ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करेंगे, सिबलिंग से ज्यादा ये क्लोज नहीं रहेंगे, दूर रहेंगे। अगर पास में रहेंगे तो इनकी लड़ाइयां हमेशा बनी रहेगी। छठी राशि लड़ाई की है, इनकी हमेशा बनी रहेगी। कर्क लगन के चौथे घर के अंदर तुला राशि पड़ती है। तुला राशि ऐसी राशि है जो बैलेंस करने की राशि है। इनकी माँ बहुत बैलेंस्ड होती है, इनकी मदर हर चीज में, धर्म के अंदर और काम के अंदर बहुत बैलेंस्ड होती है। घर परिवार को चलाने में बहुत ज्यादा इनका मन हमेशा रहता है, और घर का देखभाल बहुत अच्छी से करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है, जिनके भी तुला राशि चौथे घर में हो, वो लोग सोसाइटी को दिखाने के लिए ज्यादा बहुत कुछ करते हैं, अपनी तारीफ करते रहते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं, क्योंकि इनका इमोशंस वहां पे है। अगेन, चौथा राशि और चौथा घर और चंद्रमा इमोशंस है। तो इमोशंस कहाँ पे है? इमोशंस चौथे घर में रहते हैं। तो इनका हमेशा ये बताते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये पढ़ाई की, मैं इंटेलिजेंट हूं। मतलब उनका संघर्ष हमेशा वहीं लगा रहेगा। कर्क लगन के 5वें घर में वृश्चिक राशि गिरती है। अब कर्क लगन का 5वां घर, 5वें घर में वृश्चिक राशि होने से ऐसे लोग ज्ञान को लेके बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इनको ज्ञान चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, क्योंकि एक वृश्चिक राशि मंगल को भी मिली है, वृश्चिक राशि केतु को भी मिली है। अब इनके केतु का होना, केतु का अच्छा प्लेसमेंट होना कुंडली में, तो इनके पास ज्ञान बहुत रहता है। ज्ञान के पीछे हमेशा भागते रहेंगे हमेशा। कभी कभी इनका मन यही होता है कि अकेले बैठ के पढ़ता रहूं, दुनिया को अपना चेहरा न दिखाऊं, पर स्टेटस सिंबल हमेशा बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। कर्क लगन के 6ठे घर में धनु राशि गिरती है। अब धनु राशि लड़ाई के घर में है, धनु राशि वॉर को भी रिप्रेजेंट करती है।
धनु राशि कोई भी चीज को जीतने की भूख पैदा करती है। तो धनुराशि होने से ये अगर ज्ञान के मार्ग पे है या कोई भी फिलोसफिकल है, पीएचडी कर रहे हैं या कोई बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इजीली लड़के आगे कंपटीशन फाइट करके जीत जाते हैं। कर्क लगन के 7वें घर में मकर राशि। अब मकर राशि एक प्योरली प्रैक्टिकल राशि है। 7वां घर लगन का अपोजिट होता है। आप ये बोल सकते हैं कि अपोजिट जेंडर भी बोल सकते हैं। तो इनका जो पार्टनर होता है वो प्रैक्टिकल होता है और ये खुद होते हैं इमोशनल। तो वहां पे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स इनके खड़ी होती है। पर अगर पार्टनर कुंडली के हिसाब से उसमें उसके लिए तो नवाज कुंडली और बाकी पैरामीटर्स को भी चेक करना पड़ेगा, मगर ओवरऑल ये लोग, इनकी जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। इवन उनके अगर बिजनेस पार्टनर भी है तो प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। इसीलिए कर्क लगन वाले खुद डिसीजन ना लेके अपने पार्टनर से डिसीजन दिलवाते हैं। कर्क लगन वाले के 8वें घर में कुंभ राशि पड़ती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जो राहु को भी मिली है, शनि को भी मिली है। तो कर्क लगन वालों को थोड़ा स्पाइन, लोअर स्पाइन को रिलेटेड इश्यूज आते हैं और अब नॉर्मल तरीके से ये थोड़े मोटे होते हैं। हाइट कम होती है इन लोगों की पर मोटे होते हैं। इसका कारण है राहु का 8वां घर में होना और बृहस्पति कर्क लगन के अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, इसीलिए बृहस्पति के कारण ये मोटे मिलेंगे आपको। एक ऐसी राशि है जो ये माना जाता है कि ऊपर से परोपकार मिलना, मतलब भगवान से रिलेटेड उनको आशीर्वाद मिलता रहता है। तो ये आस्तिक बहुत ज्यादा होते हैं, धर्म को मानने वाले होंगे और इनके ऊपर भगवान की कृपा हमेशा भाग्य से ही बनी रहेगी, क्योंकि इनके फादर से ही जुड़ी हुई चीजें ये कुछ करते हुए मिलेंगे, या फादर की प्रॉपर्टी मिले या फादर से रिलेटेड ऐसा काम मिले जो एक खानदानी चला रहे हैं, या फिर इनको कहीं ना कहीं फादर का सपोर्ट आउटर, मतलब जो एक पर्टिकुलर एज के बाद में मिलना चाहिए वो फादर से, यहाँ से गुरुओं से इनको मिलता रहता है। ये गुरु सेलेक्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, पर इनको जो भी गुरु मिलता है बहुत परफेक्ट मिलता है। कर्क लगन के 10वें घर में मैंने जैसे कि बताया मेष राशि पड़ती है। तो ये काम काम काम, इनको लगातार यही रहेगा, काम करना है मुझे, काम करना है मुझे, काम करना है। मतलब इनको लाइफ में काम के अलावा कुछ नहीं सूझता। तो ये चीज कर्क लगन वालों की है। कर्क लगन को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा रेमेडी है कि भगवान शिव की आराधना करे, डेली सुबह उठ के शिवलिंग पे पानी चढ़ाए, टाइम टू टाइम उठिए, टाइम टू टाइम सोइए, क्योंकि चंद्रमा रात का कारक माना जाता है। जब रात होती है, जब चंद्रमा आता है, तो इनको ठीक करने के लिए अगर आप रात को जल्दी सोने लग जाए, स्पेशली पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा को दूध का अर्घ दे, शिव जी की पूजा करते रहे, ये बहुत अच्छा है कर्क लगन वालों के लिए। पर कर्क लगन वालों से आप ज्यादा बहस नहीं कर सकते और ना ही ज्यादा ओवर रिएक्शन दे सकते हो, या जब बार बार सवाल नहीं पूछ सकते। कर्क लगन में अगर शुक्र आ जाए पहले घर में, ऐसे लोग दिखने में बहुत सुंदर होंगे, क्योंकि चंद्रमा के भी गुण और शुक्र के भी गुण है। मगर प्रॉब्लम ये है, ये अनसेटिस्फाइड रहते हैं। इनके पास सब कुछ होगा मगर फिर भी ये दुखी रहेंगे। कर्क लगन के अंदर अगर सूर्य आ जाए, अब सूर्य राजा है, इमोशंस के घर में सूर्य है, तो वहां इनको थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी महसूस होती है। सूर्य फर्स्ट हाउस में होना बहुत अच्छा माना जाता है, पर कर्क लगन इमोशंस के साथ अगर राजा है तो प्रजा नहीं चला सकते, एक राजा को सख्त नियम लेने पड़ते हैं, तो वहां कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। कर्क लगन में अगर राहु आ जाए, देखिए राहु अगर कर्क लगन में है तो माँ का प्यार हमेशा बना रहेगा, माँ से सपोर्ट हमेशा बना रहेगा, इमोशंस बहुत अच्छे रहेंगे, ज्ञान बहुत ज्यादा होगा, पर चिड़चिड़े हमेशा रहेंगे। कर्क लगन में बुध आ जाए, ये अच्छा नहीं माना जाता। बुध कर्क लगन में होने से वीक हो जाता है, पर बुद्धि का कारक है तो बुद्धि तो देगा, मगर इमोशनल लेवल पे जीत के बुद्धि चाहिए इनको, मतलब कंपटीशन करके बुद्धि चाहिए दूसरों से कि वो मेरे से आगे ना निकल जाए। कर्क लगन में अगर केतु हो तो अपनी जगह से दूर रहते हैं, अपने आप से दूर रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहेंगे, माँ बाप से दूर रहेंगे। कर्क लगन में अगर शनि आ जाए, ये बड़ा अजीब सा केस हो जाता है इनके साथ में। इनका लाइफ एकदम ड्राई अप हो जाता है। जो पानी होता है, कर्क लगन जल का सिंबलाइज करता है और जल पूरा ड्राई कर देता है अंधेरे के अंदर।
तो ये शनि अच्छा नहीं माना जाता। शनि अगर फर्स्ट हाउस में हो तो लगातार ऑयल डोनेट करते रहिए। ओ 5 रुपए का सिक्का डाल के हर शनिवार को ऑयल डोनेट करते रहिए शनि मंदिर में, तो आपका शनि ठीक रहेगा। वरना आप इमोशंस में आके फटाफट डिसीजन लोगे, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। शनि फर्स्ट हाउस में होना ही यही है कि बहुत जल्दी डिसीजन लेता है। अब उसको राशि मिल गई है कर्क, कर्क राशि मिलने से सीधा सा बात है, इमोशनल लेवल पे डिसीजन लेना फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि मंगल का एनर्जी भी है पहले घर में, कर्क राशि का एनर्जी भी है और शनि का एनर्जी भी है, तो इमोशनल लेवल पे आके फटाफट डिसीजन लेते हैं, जिनका खामियाजा इनको बाद में भुगतना पड़ता है। यह हो गई कर्क लगन। अब कर्क लगन के अंदर दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो बृहस्पति का प्लेसमेंट और एक चंद्रमा का प्लेसमेंट। अगर कर्क लगन के अंदर चंद्रमा 8th हाउस में आ जाएगा तो इंसान खुद को ही खत्म करने लग जाता है वहां पे। कर्क लगन में अगर चंद्रमा 6ठे घर में आता है तो संघर्ष नहीं कर पाता इंसान, क्योंकि 6ठा घर संघर्ष है। कर्क लगन में चंद्रमा का प्लेसमेंट बहुत जरूरी है और बृहस्पति का प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। और बृहस्पति और चंद्रमा के बीच में 6-8 का संबंध नहीं होना चाहिए कर्क लगन वालों के लिए। अगर ऐसा होता है तो बचपन से संघर्ष करते हुए मिलेंगे लोग। कर्क लगन में बृहस्पति का प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। चंद्रमा से 6-8 का डिफरेंस चंद्रमा और बृहस्पति के बीच में नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो संघर्ष क्रिएट करेगा, मैं दोबारा बता रहा हूं। तो उसको ठीक करने के लिए रेमेडीज करनी पड़ती है, बाकी पैरामीटर्स देख के। होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।